देखिए, आप में से काफी सारे बच्चे यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे, प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले होंगे। कुछ उनमें से बच्चे होंगे जो कि फर्स्ट टाइमर होंगे और कुछ 2-3 अटेम्प्ट्स में फेल होने के बाद भी प्रीलिम्स क्रैक नहीं कर पा रहे। आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, भले आप नए बच्चे हो या आप दूसरी तीसरी बार अटेम्प्ट देने जा रहे हो, प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं मॉडर्न हिस्ट्री के एक टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, जहां से यूपीएससी आजकल डिफिकल्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस को पूछ रहा है। उस टॉपिक का नाम है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियंस की भारत में एंट्री। पिछले 10 सालों में आप लोग देख सकते हो 4 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे, हर बार डिफिकल्ट कैटेगरी के प्रश्न को पूछा। इस वीडियो से ना केवल आप लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यूरोपीय भारत में कैसे प्रवेश करते उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सीख पाएंगे, बल्कि थोड़ा आपको पेपर के पैटर्न के बारे में भी पता लगेगा। और पेपर के पैटर्न और ट्रेंड को समझना काफी जरूरी है, क्योंकि आप लोग इस बात को समझिए कि यूपीएससी का पेपर हर साल टफ होता जा रहा है। 2019 में यूपीएससी प्रीलिम्स का कट ऑफ 98 था, अब ड्रॉप होके 88 हो चुका है। 100% एक्यूरेसी से 45 क्वेश्चंस को सही करते तो आपके 90 नंबर आते। हालांकि हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, 100% एक्यूरेसी होती नहीं है, लेकिन कम से कम 88 कट ऑफ हमें बताता है कि प्रीलिम्स का लेवल डिफिकल्टी कितना बढ़ रहा है। अगर इसके पीछे के कारणों को समझेंगे तो कारण क्या है? यूपीएससी के पहले के पैटर्न में बिफोर 2020 क्या होता था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा रहते थे, अतरंगी फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस थोड़े से कम पूछे जाते थे। अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस क्या होते हैं और अतरंगी फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, मैं आपको समझाता हूं। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश की आर्थिक नीति का क्या प्रभाव इंडिया पे पड़ा था? इकोनॉमिकली ब्रिटिश रूल का 19th सेंचुरी में क्या प्रभाव पड़ा? आप शांति से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेकिन पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों इंडिया के लिए प्रॉफिट का काम करेंगे। जबकि ब्रिटिश आर्थिक नीति की वजह से भारत को लाभ क्यों होगा? भारत के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो इससे भारत को फायदा है। ब्रिटिश पॉलिसी की वजह से भारत को लाभ तो हुआ नहीं था, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। इंडिया के लोगों की फैक्ट्री की नंबर्स बढ़ेंगे, भारत के लाभ होगा और भारत का लाभ तो हुआ नहीं था, तो बी स्टेटमेंट भी गलत है। अर्बन पॉपुलेशन नहीं बढ़ी थी, बल्कि रूरल पॉपुलेशन बढ़ी थी। इनफैक्ट जो शहरों से लोग थे वो गांव की तरफ आ रहे थे, क्योंकि शहरों में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हस्तशिल्प उद्योगों का तबाह होने जा रहे थे, वो तबाह हो चुके थे 1813 के चार्टर एक्ट की वजह से। तो जो शहरों में फैक्ट्री थी, अब वो ताले लग चुके थे उनमें, तो लोग बाग बेरोजगार हुए, तो वो शहरों से गांव की ओर पलायन करेंगे। तो रूरल पॉपुलेशन बढ़ी थी, ना कि अर्बन पॉपुलेशन, इसलिए डी वाला गलत है। सिंपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से 19th सेंचुरी में भारत को घाटा ही हुआ था और इसमें एक ही, और ब्रिटिश को फायदा हुआ था। ठीक है, तो एक ही पॉइंट है जो ब्रिटिश के फायदे को बताता है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। यानी कि ब्रिटिश ने बोला आप नकदी फसलों को ज्यादा उगाओ, भारत के लोगों से बोला कि वो कैश क्रॉपों को, नकदी फसलों को, व्यावसायिक फसलों को ज्यादा उगाएं, जैसे कि कॉटन इंडिगो, क्योंकि कॉटन इंडिगो उनकी औद्योगिक क्रांति के लिए काम आती, उनके लिए औद्योगिक क्रांति में काम आती। तो आई होप मेरी बात आप लोग समझ पा रहे होगी कि 2023 से पहले जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का रेशियो था, जो इजी टू मॉडरेट कैटेगरी के क्वेश्चंस का रेशियो था, वो थोड़ा ज्यादा था। और अब रैंडम फैक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थोड़े यूपीएससी में पूछे जाने लगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं कुछ और क्वेश्चंस को, ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया 2020 से पहले का, अब मैं आपको बताता हूं 2023 या 2020 के बाद किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब जैसे आप लोग अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखेंगे तो पूछा गया कि कौन सा ऐसा पुर्तगाली को ड्यू देने वाला गुजरात का राजा हुआ करता था, मतलब गुजरात का ऐसा राजा जिसने पुर्तगालियों को ड्यू सरेंडर किया। तो ये बहादुर शाह था, जिसने 1532 में सरेंडर कर दिया था ड्यू। ये एक रैंडम फैक्ट क्वेश्चन है, कुछ लोगों को पता होगा, उनके लिए इजी है, जिनको नहीं पता उसके लिए डिफिकल्ट है। लेकिन यहां पे क्योंकि 3 ऑप्शंस में शाह देखने को मिल रहा है तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता था। और इतना ही नहीं मित्रों, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया, आप डिफिकल्टी लेवल को देख सकते हैं। 17th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कहां कहां फैक्ट्री खोली थी? देखो भाई, सबसे पहले तो तुम इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हो, उन्होंने फैक्ट्री कहां खोली उसकी बात कर रहे हो। फिर तुम बात कर रहे हो बिटवीन द टाइम ऑफ 1600 टू 1625, क्योंकि तुमने फिल्टर लगा के दे रखा है कि 17th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर में कहां कहां फैक्ट्री खोली थी। बच्चे को हम मानते हैं, ये याद करना थोड़ा पॉसिबल है कि जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने कहां कहां पे फैक्ट्री खोली, लेकिन 17th सेंचुरी के पहले क्वार्टर में कहां कहां खोली। अब हो सकता है उन्होंने बरोच में भी खोली हो और बाकी की जगह भी खोली उन्होंने फैक्ट्री, ठीक है, और बच्चों को पता हो। लेकिन
आपने तो एक फिल्टर लगा दिया ना 17th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर, तो एक तरह से डिफिकल्टी लेवल तो बढ़ रहा है ना। तो मेरा कहने का मतलब यह मित्रों कि प्रीलिम्स का कट ऑफ जो बढ़ रहा है, घट रहा है सॉरी, उसके पीछे का एक कारण है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो पहले ज्यादा थे, अब रैंडम फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा है। पहले क्या होता था, इजी टू मीडियम कैटेगरी के प्रश्न जो होते थे वो मेजोरिटी में होते थे और मीडियम टू टफ जो होते थे वो कम होते थे, लेकिन अब मीडियम टू टफ ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। उदाहरण के तौर पे 2016 के एग्जाम में 40 क्वेश्चन इजी कैटेगरी के थे, लेकिन 2023 के एग्जाम में 18 क्वेश्चंस जो थे वो इजी कैटेगरी के थे। तो बाकी के 22 कहां चले जाएंगे, मीडियम टू टफ कैटेगरी में चले जाएंगे। तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल इसलिए बढ़ रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की कमी है, रैंडम फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और मीडियम टू डिफिकल्टी लेवल के जो है क्वेश्चंस बन चुके हैं और यूपीएससी ने भी उसमें एलिमिनेशन टेक्निक को एलिमिनेट कर दिया है। इस पूरी चीज को डील कैसे करें और ऐसे अतरंगी सवालों को कैसे कवर करना है, उनके बारे में मैं बात करूंगा एक टॉपिक को पढ़ा के, जिसका नाम है एडवेंट ऑफ यूरोपियन। आप लोगों ने अगर अभी तक ये चैप्टर छोड़ रखा था, आपने चालू करा था 18th सेंचुरी इंडिया से मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना, तो आज की क्लास में 20 मिनट में आपका ये टॉपिक में पूरा कवर करा दूंगा विद डाउनलोडेबल पीपीटी, जिसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन हैंडआउट का मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। एक एक चीज को हम पढ़ने वाले, पोर्टुगीज का पूरा कार्टाज सिस्टम क्या होता था, पुर्तगालियों की ब्लू वाटर पॉलिसी, अल्मेडा, अल्बुकर्क, सबके बारे में पढ़ने वाले। उसके साथ साथ ब्रिटिश, उन्होंने पहली क्वार्टर में कहां कहां खोली, बाद में कहां कहां खोली, ब्रिटिश क्यों जीत पाए दूसरी पावर से, ठीक है, बंगाल पर कैसे कैप्चर करा, सुल्तानती कैलिकट गोविंदपुर कहां है, सेंट फोर्ट जॉर्ज कहां पे स्थापना करी थी, बंगाल में सबसे पहले फोर्ट खुला था या कहां पे। तो पूरे रैंडम फैक्ट्स मैं आपको मेमोराइज कराने वाला हूं आज की 20 से 25 मिनट की क्लास में। ओके, हम लेक्चर में आगे बढ़े उससे पहले एक इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करना चाहूंगा, आप लोगों को एक इंपोर्टेंट जानकारी देना चाहूंगा। अगर आप लोग अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को पहले ही बहुत ज्यादा इवेल्युएट कर चुके हो, तो सही समय अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को 2025, 2026 और 2024 के लिए लेने का। क्यों? क्योंकि अभी अनअकैडमी पे आप लोगों के लिए एक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, 50% का डिस्काउंट प्लस 12 मंथ तक का फ्री एक्सटेंशन, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने समय का कोर्स लेते हो। ये ऑफर केवल 23 तारीख तक वैलिड है, ठीक है। दिस ऑफर इज वैलिड टिल 23rd। आप जानते हो कि अनअकैडमी में आपको लाइव क्लासेस, पावर पॉइंट्स, नोट्स, प्रैक्टिस एमसीक्यू, सी सेट सब कुछ मिल जाता है। तो आप अनुज यूपीएससी कोड, ANUG यूपीएससी कोड का प्रयोग करके डिस्काउंट को लेकर अनअकैडमी के साथ अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। तो अब मैं बढ़ना चाहूंगा मित्रों, आई होप द कॉन्टेक्स्ट इज सेट इनफ कि कैसे पेपर का पैटर्न बदल रहा है, ठीक है। आपको एक दो क्वेश्चंस और दिखा देता हूं, पहले का पैटर्न कैसा था, फिर जल्दी से इस टॉपिक पे आएंगे। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, तो 2019 में ये क्वेश्चन आया, विथ रेफरेंस टू द स्वदेशी मूवमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1905 में आपको पता है स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, है ना, बंगाल के विभाजन के अगेंस्ट में, पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में। तो उससे रिलेटेड पूछा जा रहा है, इट कंट्रीब्यूटेड टू द रिवाइवल ऑफ इंडिजीनियस आर्टिसंस क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। ऑब्वियस सी बात है, अगर स्वदेशी आंदोलन में देशी भारत के लोग जो हैं उनके क्राफ्ट जो हैं, अगर उनका पुनरुत्थान नहीं होगा, भारत की इंडस्ट्रीज का पुनरुत्थान नहीं होगा, तो भाई साहब क्या विदेशी इंडस्ट्रीज का पुनरुत्थान होगा? स्वदेशी नाम है तो इंडिजीनियस आर्टिस्ट क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज का ही तो उत्थान होगा ना। तो पहले वाले स्टेटमेंट से ये आपका सिंपल लॉजिक कॉन्सेप्ट है। और नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले गए थे, ये भी बिल्कुल सही है। भारत में काफी सारी कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जो ट्रेनिंग होती थी उसको वर्नाकुलर यानी कि देशी भाषाओं में करने का प्रयास किया गया था। नेशनल एजुकेशन को इंपार्ट करने का एक मकसद इसमें रहा था, स्वदेशी एजुकेशन की बात की गई थी। तो ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि आज ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, 2023 में भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उतने ही सिंपल है जितना सिंपल क्वेश्चन ये है, लेकिन इनका रेशियो कम हो गया, ये मैं बोल रहा हूं। आज की सच्चाई बदल चुकी है। तो आज की सच्चाई बदल चुकी है तो कैसे डील करें, आइए एक टॉपिक को पढ़ते हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियन, और इससे अपन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे टॉपिक को मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा और यूपीएससी से अतरंगी क्वेश्चन भी पूछ रहा है, जैसा कि मैं आपको स्लाइड में दिखा रहा था। लास्ट 10 साल में 2013 से 17 तक एक भी क्वेश्चन नहीं था। 2018 में एक क्वेश्चन आया, फिर 2021, 22, 23 में तीनों बार क्वेश्चन आए और थोड़े डिफिकल्ट कैटेगरी के क्वेश्चन आए। तो चलो इसको डील करते हैं और वो प्रश्नों को भी अपन देख लेंगे। आप चिंता मत करो, जो क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए उनको अपन देख लेंगे। लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वर्क ऑफ टुडे। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लेके आपको क्या क्या बातें पता होना चाहिए, अगले 20 मिनट बहुत क्रूशियल है। नोट्स बनाते चलना और हैंडआउट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
यूरोपियन से लेके क्या क्या अपन को पता होना चाहिए? पहली बात पता होना चाहिए इनके लोकेशन, इनकी फैक्ट्री, इनके सेटलमेंट्स। समझ में आ रहा है आपको? और ये इजीली याद हो जाएगा, इतनी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया कि ब्रिटिश ने अपनी फैक्ट्री पहले कहां पे खोली थी, पोर्टुगीज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पे खोली थी, ब्रिटिश ने अपना पहला फोर्ट इंडिया में कहां खोला था, मद्रास में खोला था या बंगाल में खोला था? काफी सारे लोग बंगाल टिक कर देते हैं, लेकिन ब्रिटिश ने अपना पहला फोर्ट बंगाल में नहीं, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में खोला था 1638 में, 39 में। समझ में आ रहा है? तो लोकेशन फैक्ट्रीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल पौंडीचेरी किसकी टेरिटरी थी, बैसिन किसकी थी, बॉम्बे किसकी थी, गोवा किसकी थी, दीव किसकी थी? समझ में आ रहा है? तो इनके सेटलमेंट्स आपको पता होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा पीछे कि ब्रिटिश ने फर्स्ट क्वार्टर में कहां पे अपनी फैक्ट्री खोली थी, वो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया। तो इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन से अपन को काफी फायदा मिलेगा। जैसे कि ड्यू के बारे में भी पूछा ना कि ड्यू किसने सरेंडर किया था, तो वो गुजरात के राजा बहादुर शाह ने, तो वो इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। पर्सनैलिटीज के बारे में पता होना चाहिए, अल्मेडा के बारे में, अल्बुकर्के के बारे में, है ना, विलियम हॉकिंस के बारे में, थॉमस रो के बारे में। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पूरी चीजें पता होना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑफन मिस्ड पॉइंट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेक्शन विद द इंडियन स्टेट एंड किंग्स। माय डियर फ्रेंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब ये यूरोपीय लोग भारत में आए, ठीक है, जब ये यूरोपियंस इंडिया में आए, ठीक है भाई साहब, अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के चक्कर लगाते हुए, और इस रूट से इन्होंने इंडिया में एंट्री ली, ठीक है। ब्रिटिश ने सबसे पहले, सॉरी, पुर्तगालियों ने कहा एंट्री ली? इस क्षेत्र में। ब्रिटिश ने कहा एंट्री ली? सूरत के क्षेत्र में एंट्री ली, ठीक है। अलग अलग जगह अलग अलग पावर ने एंट्री ली, लेकिन इंडिया की भी तो कोई लोकल पावर रही होंगी, उनसे भी तो इनका कुछ इंटरेक्शन हुआ होगा। समझ में आ रहा है? 1498 में जब वास्को डिगामा भारत में आया तो ही वॉज वेलकम्ड बाय जेमोरिन, ठीक है। और अल्बुकर्क करके जो पोर्टुगीज गवर्नर था, 1510 में उसने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा को छुड़ाया था, ठीक है। तो गोवा को कैप्चर करा था पोर्टुगीज ने कब? 1510 में। तो लोकल पावर्स के साथ में भी तो इनका इंटरेक्शन हो रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल, पुर्तगालियों ने मारा ना बहादुर शाह को, गुजरात के रूलर को, और उससे दीव छुड़ाया ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लोकल पावर्स के साथ कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, ब्रिटिश का कैसे इंटरेक्शन हो रहा है मुगल्स के साथ में, ब्रिटिश का कैसे इंटरेक्शन हो रहा है विजयनगर एम्पायर के साथ में, क्योंकि ब्रिटिश ने अपनी पहली फैक्ट्री मद्रास में विजयनगर एम्पायर के रिप्रेजेंटेटिव से ही खोल के परमिशन लेके ली थी, जो क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है। तो देखो कैसे इंटरेक्शन हो रहा है लोकल पावर्स के साथ। ये क्वेश्चन यूपीएससी में लगातार पूछा जा रहा है। एक बार दोबारा आप लोगों को मैं दिखा देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग देखें, ये वाला जो क्वेश्चन है कि विजयनगर एम्पायर के रिप्रेजेंटेटिव से परमिशन लेके इन्होंने अपनी फैक्ट्री मद्रास में खोली, तो ये लोकल पावर्स के साथ कैसे घुल मिल रहे, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। और अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से छुड़ाया था। तो आप समझ पा रहे हो, इंटरेक्शन विद द लोकल पावर्स। दो क्वेश्चन आ चुके हैं, और ये तीसरा क्वेश्चन तो 2023 के एग्जाम में आई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये पुर्तगाली कहां कहां पे आके बस रहे हैं, अभी अपन बात करेंगे, और इनका इंडियन स्टेट्स के साथ कैसा इंटरेक्शन है, कौन कौन सी कमोडिटीज में डील कर रहे हैं, इनके आने से किस चीज का पहली बार इंट्रोडक्शन भारत में हुआ। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंटिंग प्रेस का भारत में विकास हुआ था पुर्तगालियों के आने से। टोबैको की खेती का डेवलपमेंट भारत में हुआ था पुर्तगालियों के आने से। तो दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू व्हाट, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरी कंपनी से क्यों जीत पाई। तो ये पूरे मुद्दे अपन को डिस्कस करना है। सबसे पहले मित्रों, एक क्रिस्प समरी आप लोगों को बता देता हूं। इस मैप के बारे में अभी अपन ने 2 मिनट पहले भी बात करी थी, लेकिन इस मैप को अब थोड़ा सा ठीक तरीके से देख लेते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि एक समय इस पर्टिकुलर क्षेत्र में ओटोमन साम्राज्य का राइज हुआ था। और पहले क्या होता था कि जो यूरोप था वो इस तरीके से इंडिया से ट्रेड करता था कि मेडिटेरेनियन सी से, ठीक है, रेड सी में आके, और रेड सी से इंडियन ओशियन में, अरेबिक ओशियन में आके ट्रेड करते थे। तो ब्लू कलर से मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो ये वाला रूट होता था मेडिटेरेनियन सी, और उसके बाद रेड सी, और रेड सी से इंडियन ओशियन, अरेबिक ओशियन। लेकिन जैसे यहां पे ओटोमन एम्पायर का राइज हुआ, ओटोमन एम्पायर ने यूरोपियंस को इस ट्रेड रूट पर यूज नहीं करने दिया। अब
जब ये रूट यूज नहीं कर पा रहे थे पुर्तगाली, तो उन्होंने अफ्रीका के चक्कर लगाते हुए एक 3 गुना बड़ा रास्ता ढूंढ लिया था। समझ में आ रहा है? तो दिस ट्रेड रूट विल बी यूज्ड बाय द यूरोपियंस आफ्टर 1498 बिकॉज आफ्टर द राइज ऑफ ओटोमन तुर्क, ओटोमन तुर्कों के राइज होने के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र को यूज नहीं करने दिया, इसलिए 3 गुना बड़ा रास्ता उनको केप ऑफ गुड होप अफ्रीका से चक्कर लगाते हुए भारत में एंट्री करना पड़ी। और सबसे पहले आप लोगों को पता है कि 1498 में भारत में वास्को डी गामा की पुर्तगालियों की एंट्री हुई थी। अगर आप लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखना चाहते हो तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी देख लो। सबसे पहले इंडिया में पोर्टुगीज आए थे 1498 में, उसके बाद डच आए थे 1600 में, उसके बाद ब्रिटिश आए थे 1607 में, डेन्स आए थे 1616 में, और सबसे लास्ट आए थे फ्रेंच। तो अगर आप फॉर्मूला निकालने की कोशिश करोगे तो पीडी बीडी एफ करके फॉर्मूला आ रहा है आपका, पी फॉर पोर्टुगाली, डी फॉर डच, बी फॉर ब्रिटिश, डी फॉर डेन्स, और लास्ट में आए थे फ्रांस। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपका रहा था। हमारा आज ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा पोर्टुगीज में और ब्रिटिश में, और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हमारा फ्रांस में रहेगा। समझ में आ रहा है? तो पोर्टुगीज पे और ब्रिटिश पे अपना खासा इंटरेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले पोर्टुगीज के बारे में पढ़ते हैं। देखो मित्रों, एक बहुत सिंपल सी चीज आपको मैं बताना चाहूंगा। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि मैं गारंटी के साथ आज के लेक्चर में आपको इंपोर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस को याद भी करवा दूंगा, तो मैं वैसा करने की कोशिश भी करता हूं। ये कहां पे आए थे? देखो, पोर्टुगीज कहां पे आए सबसे पहले? तो पोर्टुगीज लैंडेड इन द एरिया ऑफ कैलिकट। सबसे पहले ये कहां पे आए? ये कैलिकट में आए थे। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा लोकेशंस को देखो। यहां पे आ रहा है कोचिन, यहां पे आ रहा है कैलिकट, फिर आ रहा है कनौर। तो इसको मैं बोलता हूं ट्रिपल सी। क्या बोलता हूं मैं? ट्रिपल सी बोलता हूं। ट्रिपल सी मतलब कोचिन, कनौर और कैलिकट। और 1502 तक इन तीनों पर पुर्तगालियों का कब्जा हो गया था, मतलब ट्रिपल सी पे पुर्तगालियों का कब्जा हो गया था। और लगभग मित्रों, अगर आप इस पर्टिकुलर रीजन को समझ पाओगे तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये मालाबार कोस्ट वाला रीजन आप लोगों का है। ये कौन सा रीजन है? मालाबार कोस्ट वाला रीजन आप लोगों का है। तो कोचिन, कनौर और कैलिकट पे पुर्तगालियों का कब्जा विद इन 4 इयर्स हो गया था। वास्को डी गामा के समय इनका कब्जा कोचिन, कैलिकट और कनौर पे हो गया था। बाय द वे, वास्को डी गामा इंडिया में 2 बार आया था। पहले वो 1498 में आया, फिर वापस गया, फिर दोबारा वो आया था। तो कोचिन, कैलिकट और कनौर पे इनका कब्जा हो गया, ट्रिपल सी पे इनका कब्जा हो गया। अब पुर्तगाली बड़े स्मार्ट है, इनको पता है कि यार जैसे हम इंडिया में एंट्री लिए वैसे ही दूसरी यूरोपियंस भी आ सकती हैं उसी रूट से चक्कर लगाते हुए। ठीक है, सबसे पहले वो केप ऑफ गुड होप के चक्कर अफ्रीका में लगाएंगे, फिर इंडियन ओशन के रास्ते से आ जाएंगे। तो पुर्तगाली अपने दूसरे यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स को भारत में रोकना चाहते थे, भारत में वो ना आए ऐसा चाहते थे। तो पुर्तगालियों ने एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी अपनाई कि हम पूरा वेस्टर्न सी कोस्ट पे कब्जा कर लेंगे। अगर हमने पूरे भारत के वेस्टर्न कोस्ट पे, पश्चिमी तट पे कब्जा कर लिया तो किसी की एंट्री हम होने ही नहीं देंगे। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला तरीका जो उन्होंने अपनाया वो क्या था कि हम भारत की पूरी वेस्टर्न कोस्ट पे कब्जा कर लेंगे, श्रीलंका की वेस्टर्न कोस्ट पे कब्जा कर लेंगे, ताकि अगर कोई भी यूरोपियन आएगा तो वो होके तो इसी रास्ते से निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर हमने पश्चिमी तट पे कब्जा कर लिया तो बेटे हमारी मौज हो जाएगी, हमारी गाड़ी निकल पड़ेगी। तो वो यही करेंगे। आप देखो, पूरी वेस्टर्न कोस्ट डच आएंगे 1600 में। डच के आने से पहले उनका पूरे वेस्टर्न कोस्ट पे कब्जा हो चुका है। इनफैक्ट अल्मेडा करके इनका एक विजनरी गवर्नर था, जो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था, अल्मेडा। इसने एक पॉलिसी निकाली, ब्लू वाटर पॉलिसी। समझ में आ रहा है? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी आज ब्लू है, पानी 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 पानी। समझ में आ रहा है? और यूपीएससी के पेपर की डिफिकल्टी लेवल को देख के आ रही है याद, नानी 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 नानी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो अल्मेडा लाया था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? पूरे के पूरे वेस्टर्न कोस्ट पे भारत पर कब्जा करना। अब समझो कब्जा कैसे हुआ। तो सबसे पहले इन्होंने कोचिन, कैलिकट और कनौर को जीत लिया। फिर 1510 में इन्होंने गोवा को जीता फ्रॉम बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह। तो आदिल शाह करके एक रूलर हुआ करता था बीजापुर का, उससे इन्होंने गोवा को जीता। और आप कहोगे कि सर 1510 में इन्होंने गोवा को जीत लिया 12 साल आने के बाद, मतलब क्या इतने हथियार वगैरह लेके आए थे? नहीं सर, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। इन्होंने आदिल शाह को हराने में मदद ली थी कृष्ण देवराया, जो कि विजयनगर एम्पायर के रूलर थे। देखो याद करो, मैंने आपको क्या बोला था पीपीटी में, लोकल पावर्स के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं पोर्टुगीज, ब्रिटिश, वो पता होना चाहिए। तो कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं लोकल पावर्स के साथ? कि वो विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्ण देवराया की हेल्प ले रहे
टू डिफीट हूं, बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह। तो एक तरफ आदिल शाह से ये स्ट्रगल कर रहे बीजापुर के सुल्तान से 1510 में गोवा को छीन रहे, और दूसरी तरफ ये विजयनगर एम्पायर जो वहां के लोकल रूलर्स होते थे उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन बना रहे। कौन से, और आपको मैं बता देता हूं, कृष्णदेवराय आपको पता ही होगा, 1509 से लेके 1529 तक इन्होंने विजयनगर एम्पायर पे रूल करा। वन ऑफ द बेस्ट किंग ऑफ विजयनगर एम्पायर, सबसे ब्रिलियंट किंग में से एक थे विजयनगर साम्राज्य के। तो विजयनगर साम्राज्य की मदद से इन्होंने गोवा को जीत लिया आदिल शाह से, जो कि बीजापुर का सुल्तान था। तो ट्रिपल सी प्लस जी हो गया, कोचिन जीत गए, कैलीकट जीत गए, कनौर जीत गए, और उसके बाद 1510 में गोवा जीत गए। अब देखो धीरे धीरे गोवा से आगे बढ़े, बॉम्बे बेसिन पे कब्जा कर लिया, फिर गुजरात के क्षेत्र पे इन्होंने कब्जा कर लिया। और गुजरात मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता पाएंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय कौन कौन से ऐसे ट्रेडिंग पोर्ट्स गुजरात में होते थे जो गुजरात से वेस्टर्न एशिया की ट्रेड को, यानी कि पश्चिमी एशिया की ट्रेड को पॉसिबल करते थे, तो मजा आ जाएगा। एक बार आप मैप में भी देख लो, थोड़ा सा वर्ल्ड मैप पे भी देखोगे तो चीजें क्लियर होंगी। तो इफ यू ट्राई टू सी, लेट मी जस्ट क्विकली एक बार इसको मैं आपको बताता हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि गुजरात के क्षेत्र से जो वेस्टर्न एशिया के साथ ट्रेड होती थी, तो ये तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से होती है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। तो गुजरात की सी पोर्ट तो बड़े फेमस थे। कमेंट सेक्शन में आप नाम बताना। तो इन्होंने ट्रिपल सी को जीत लिया, गोवा को जीत लिया, बॉम्बे बेसिन को जीत लिया, उसके बाद ऊपर की तरफ गुजरात आ रहे, ठीक है। तो गुजरात में भी ये सूरत को जीतेंगे, दीव को जीतेंगे, और दीव इन्होंने किससे जीता था? 1532 में सरेंडर किया था। किसने? बहादुर शाह ने, गुजरात के रूलर ने सरेंडर किया था, जिसको बाद में पुर्तगालियों ने मांडवाली करने के लिए बुलाया था 1537 में, और उसकी हत्या भी कर दी थी एक जहाज के ऊपर, ठीक है। तो ये पूरा वेस्टर्न कोस्ट पुर्तगालियों ने जीत लिया। जो अल्मेडा की ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति थी, वो सक्सेसफुल हुई, और नीले पानी की नीति के तहत इन्होंने श्रीलंका के वेस्टर्न क्षेत्रों को भी जीत लिया, और इन्होंने पूरी भारत की वेस्टर्न कोस्ट पर कब्जा कर लिया, अलग अलग तरीके से। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दो, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इस तरह की वीडियो आपको प्रीलिम्स के पहले और भी चाहिए, एकदम क्रिस्प तरह से हम जिसमें आगे बढ़ते चल रहे हैं। और ये पूरी चीज आपको नोट्स में भी मिलेगी, अभी मैं नोट्स पढ़ाऊंगा। तो दिस इज हाउ द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया वेंट टू द पोर्टुगीज, स्पेशली आफ्टर द ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ अल्मेडा। अल्मेडा की ब्लू वाटर पॉलिसी के बाद, जो कि पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। अब आप कहोगे कि वास्को डे गामा पहला गवर्नर था। वास्को डे गामा वाज द फर्स्ट पर्सन हु केम टू इंडिया, ही वाज नॉट गवर्नर। गवर्नर अल्मेडा बना था, जिसने नीले पानी की नीति अपनाई। इनफैक्ट मित्रों, नीले पानी की नीति की अपन बात करते हैं तो एक और नीति अपन को पोर्टुगीज की याद आती है, और उस नीति का नाम है कार्टाज सिस्टम। कार्टाज सिस्टम। अब ये कार्टाज सिस्टम क्या है, आप लोग थोड़ा सा कार्टाज सिस्टम को समझ लो। ये कार्टाज सिस्टम क्या है? तो कार्टाज प्रणाली कुछ भी नहीं थी, व्यापार करने से पहले हमें घूस दो, ये पुर्तगालियों ने ऑब्जेक्टिव रखा था। तो बेसिकली पुर्तगाली क्या करना चाहते थे, पूरे ट्रेड रूट्स पे वो खुद का एकाधिकार करना चाहते थे, मोनोपोली करना चाहते थे। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहां गुजरात है, अब गुजरात को वेस्टर्न एशिया के साथ व्यापार करना है, तो वेस्ट एशिया के साथ आप व्यापार करोगे, लेकिन आपको हमें टोल देना पड़ेगा पहले। समझ में आ रहा है? हमें घूस देना पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो अगर आप घूस नहीं दोगे, अगर आपके पास टोल अगर आपने नहीं दिया है, तो आपकी पर्टिकुलर शिप्स को हम सीज कर लेंगे। तो नीले पानी की नीति के तहत इन्होंने वेस्टर्न कोस्ट पे कब्जा करा, और कार्टाज सिस्टम भी इन्होंने चलाया, जिसमें टोल ले रहे हैं। लेकिन इससे व्यापार जो था वो गजब का हिट हुआ था, बहुत व्यापार का नुकसान हुआ था, और बाद में पुर्तगालियों को फिर इसको बंद करना पड़ा था। क्विकली एक बार ये फैक्ट देख लो आप। यूरोपीय आ गए चक्कर लगाती अफ्रीका के, क्योंकि ओटोमन ने रास्ता ब्लॉक कर दिया था। 1498 में जैमरिन ने इनको वेलकम किया, जो कि कैलीकट का किंग हुआ करता था पुर्तगालियों को, और देखते ही देखते उन्होंने ट्रिपल सी यानी कि कैलीकट, कोचेन और कनौर को कैप्चर करा। फिर 1510 में उन्होंने कृष्णदेवराय की मदद से क्या करा था, जीत लिया था। किसको जीत लिया था? गोवा को, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से। यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है 1510 में। अब पुर्तगाली पूरी भारत की वेस्टर्न कोस्ट पे कब्जा करेंगे, तो वेस्टर्न कोस्ट पर आगे बढ़ने का मतलब गोवा, बॉम्बे के रास्ते हुए गुजरात पर पहुंचना है। अगर आपको मैप थोड़ा भी क्लियर है, तो आप कोचिन, कनौर, कैलीकट से आगे बढ़ोगे, उसके बाद गोवा पे आओगे, उसके बाद आप बॉम्बे सालसठ पे आओगे, सूरत पे आओगे, और फिर दीव पे आओगे। इस तरीके से आप पहुंचोगे। और गुजरात में जब ये पहुंचेंगे तो दो चीजें होंगी। एक तो 1537 से बहादुर शाह को हत्या करेंगे, लेकिन उसके पहले ये दमन छोड़ा चुके। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, मुझे ऐसा लगता है यूपीएससी कभी ना कभी इस अतरंगी फैक्ट को भी प्रीलिम्स की परीक्षा में देगा।
अब वो क्लेम करना तो मित्रों मुश्किल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक बार क्या हुआ था कि पुर्तगालियों का लोकल पावर्स के साथ इंटरेक्शन चल रहा है। तो एक तो विजयनगर साम्राज्य के साथ देखा, कैलिकट के राजा जैमुद्दीन ने तो वेलकम किया, वो देखा। बहादुर शाह के खिलाफ इन्होंने स्ट्रगल करा, उसको मार दिया, वो देखा। समझ में आ रहा है? मुगल्स के साथ में भी इनका रिलेशनशिप हो रहा है। एक बार क्या हुआ, अकबर विजिटेड गुजरात ड्यूरिंग इज गुजरात कैंपेन ऑफ 1572। तो जब अकबर ने 1572 में गुजरात का कैंपेन करा, तब ये पुर्तगालियों से अकबर की मुलाकात वहां पे हुई थी। और अकबर वाज अ वेरी वेरी क्यूरियस पर्सन एज फार एज रिलीजियस इज कंसर्न। धर्म में काफी जिज्ञासा थी अकबर को, इसलिए अकबर ने 1575 में स्थापना करी थी इबादत खाने की। ठीक है, इस इबादत खाने में क्या होता था, अकबर इन्वाइटेड स्कॉलर्स ऑफ रिलीजन ऑफ डिफरेंट अकबर इन्वाइटेड स्कॉलर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन। तो अलग अलग धर्म के स्कॉलर्स को अकबर ने इन पर्टिकुलर इबादत खाने में बुलाया था। ठीक है, और इस इबादत खाने में डिस्कशन चली थी, लोग बाग अपने धर्म की डिस्कशन करती थी। इसमें बुद्धिस्ट भी थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम्स भी थे। तो क्रिश्चियंस की तरफ से कोई नहीं था, समझ में आ रहा है? ज्यूस की तरफ से कोई नहीं था। तो पुर्तगालियों को जब गुजरात में अकबर की मुलाकात हुई, तब अकबर ने पुर्तगालियों से बोला कि आप क्या करो, क्रिश्चियन स्कॉलर्स को मेरे दरबार में भेज दो इबादत खाना, फतेहपुर सीकरी में मैंने इबादत खाना बना रखा है, वहां भेज दो। फिर पुर्तगालियों ने 1580 में भेजा था, किस किस को, दो व्यक्तियों को भेजा था। ठीक है, जिनका नाम था रोदाल्फो एक्वाविवा और एंटोनियो मोन्सेराटे। तो इन दोनों को अकबर के कोर्ट में भेजा गया था। और एक बार अकबर ने अपनी कश्मीर की यात्रा करी थी, उस कश्मीर की यात्रा में भी इन दोनों ने जो है ट्रैवल करी थी अकबर के साथ में। पुर्तगाली बड़े खुश थे, पुर्तगाली सोच रहे थे कि अरे अरे वाह वाह, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम मुगल बादशाह को क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित कर देंगे, फिर तो हमारा पूरा भारत हो जाएगा और पूरे भारत को हम ईसाई धर्म से रंग देंगे। समझ में आ रहा है? तो पुर्तगाली बड़े एक्साइटेड हो गए जब अकबर ने कहा कि आप क्रिश्चियन सेंट्स को भेज दो मेरे दरबार में। लेकिन अकबर ने इबादत खाने की डिस्कशन के लिए बुलाया था, कन्वर्जन अकबर का क्रिश्चियनिटी में हुआ नहीं था। लेकिन ये दो नाम आप याद रखना, मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। तो ये फैक्ट हमने डिस्कस करे। ठीक है, हमने मित्रों और क्या बात करी हमने, अब देखो एक और बात याद रखना कि गोवा 1510 में इन्होंने जो कैप्चर किया था, वो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल थी। 1961 में ऑपरेशन विजय करके पुर्तगालियों को भारत से भगाना पड़ा था। तो 1947 में ब्रिटिश भारत से चले गए थे, लेकिन 1961 तक पोर्टुगीज थे, तो ऑपरेशन विजय करके इनको भारत से भगाना पड़ा था। और गोवा इनकी सबसे मेन टेरिटरी थी, बाकी की टेरिटरी पे तो आने वाले समय में ब्रिटिश का कब्जा हो जाएगा, लेकिन गोवा इनके हाथ में रहेगी। और गोवा इनकी कैपिटल बनी थी मित्रों 1530 में। 1530 में इनकी कैपिटल बनी थी गोवा, उसके पहले इनकी कैपिटल कोचीन थी। तो याद रखना, गोवा इनकी कैपिटल 1530 में बनेगी और 1961 तक रहेगी, लेकिन इसके पहले इनकी कैपिटल थी कोचिन। काफी सारे बच्चे गलत कर सकते हैं। 1510 में नीनो दो कूना के समय इनकी कैपिटल गोवा बनेगी, उसके पहले इनकी कैपिटल कोचिन थी। समझ में आ रहा है? और थोड़ी देर पहले अल्मेडा की बात कर चुका हूं मैं, ब्लू है पानी पानी पानी, कार्टाज सिस्टम की बात कर चुका हूं। अल्बुकर्क वो व्यक्ति था जिसने गोवा को छुड़ाया था बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से, कृष्णदेवराय की मदद से। समझ में आ रहा है? और आप देख सकते हो गोवा, दीव और दमन इनके पास 1961 तक रहे थे। और 1661 में मित्रों पुर्तगालियों ने इंग्लैंड को दहेज में बॉम्बे दे दिया था। तो चार्ल्स सेकंड नाम के इंग्लैंड के जो किंग थे, उनको दहेज में पुर्तगालियों से गोवा मिला था। ठीक है, अगर अपन को ये पुर्तगालियों से रिलेटेड सिंपल फैक्ट समझ में आए तो अपन अब आगे बढ़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मित्रों कुछ बातें आप लोगों को यहां भी देखनी होंगी, जैसे कृष्णदेवराय से रिलेटेड बात। ये नोट्स पूरे आप डाउनलोड कर सकते हो, ये 2022 में क्वेश्चन आया था। पुर्तगाली गुजरात को कैप्चर करना चाहते थे, बहादुर शाह की हत्या करी, उससे पहले बहादुर शाह से ये सरेंडर करवा लिया था। वो दो क्रिश्चियन और ज्यूइस्ट फादर जो गए थे, उनके नाम मैंने लिख रखे हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये पूरी बातें यहाँ पे हैं, इंटरेक्शन कैसे हुआ लोकल किंग से। अब अगर अपन प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखें, उससे पहले देख लेते हैं तोबाकू का इंट्रोडक्शन पुर्तगालियों के आने से हुआ, प्रिंटिंग प्रेस का इंट्रोडक्शन पुर्तगालियों के आने से हुआ, ग्राउंडनट की खेती पुर्तगालियों के आने से हुई। समझ में आ रहा है? तो जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया था यूपीएससी 2012 में कि इनमें से कौन कौन से ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस करे थे, तो थर्ड ऑप्शन को देखो, टोबैको रेड चिली। अरे टोबैको का इंट्रोडक्शन तो पुर्तगालियों ने किया था, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है इसमें। और
कैनन्स वॉरफेयर में इंट्रोड्यूस करे थे मुगल्स ने, ठीक है। कैनन्स का इंट्रोडक्शन वॉरफेयर में मुगल्स ने इंट्रोड्यूस किया था। उसके पहले भी इंडिया वाज अवेयर ऑफ गन पाउडर। गन पाउडर से, मैं गन पाउडर के साथ कैनन की बात कर रहा हूं, तो ब्रिटिश को एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता सेकंड वाला, ठीक है। असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल, ये तो बहुत पहले से चल रहा था। भूमि की लैंड की क्वालिटी के हिसाब से आप टैक्स को इंपोज करोगे, ये तो अलाउद्दीन खिलजी के समय भी व्यवस्था थी। तो तीनों गलत हो जाएंगे आपके, डी इज द करेक्ट आंसर। जैसे आप मित्रों यूपीएससी में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे तो वो ड्यू वाला, सरेंडर वाला तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा, वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा दिया था ड्यू वाला। अब अपन थोड़ा ब्रिटिश को पढ़ेंगे, तब अपन और क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो बस एक बात आप याद रखो कि पुर्तगालियों के बारे में अगर आपको यह पता है कि पूरी वेस्टर्न कोस्ट को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली शुरुआत होगी कोचिन, कनौर, कैलीकट से, उसके बाद गोवा, बॉम्बे, सेलसेट, सूरत में आ जाएंगे, और उसके बाद ये गुजरात में आ जाएंगे। लेकिन गुजरात में जब ब्रिटिश लैंड करेंगे तो इनका थोड़ा सा कब्जा गुजरात से कम होगा, वो अपन देखते हैं। तो ब्रिटिश के बारे में बात करते हैं, डच के बारे में आज बात नहीं करेंगे, ब्रिटिश के बारे में करेंगे, क्योंकि हाई प्रोबेबल टॉपिक्स की अपन बात कर रहे हैं। अब ब्रिटिश पेनिट्रेशन इन इंडिया कैन बी एक्सप्लेन्ड और कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लाइड। समझ में आ रहा है आपको? इस स्लाइड से आप समझ सकते हो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्वीन एलिजाबेथ ने फॉर्मेशन किया था, क्वीन एलिजाबेथ ने फॉर्मेशन किया था 1600 में, ठीक है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पहला आदमी भारत में आने वाला कैप्टन विलियम हॉकिंस था, जो कि 1607 में आया था, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पहला आदमी जो आया था वो विलियम हॉकिंस था, लेकिन द फर्स्ट इंग्लिश पर्सन टू विजिट इन इंडिया वाज जॉन मिंडल हॉल। काफी सारे लोग जानते नहीं है, लेकिन लूसेंट करके किताब आती है, वहां पे फैक्ट दे रखा है। जिस तरह से यूपीएससी एडवेंट ऑफ यूरोपियन से अतरंगी प्रश्न पूछ रहा है, तो मैंने जॉन मिंडल हॉल का नाम भी आपको पढ़ाना उचित समझा। तो 1600 में रॉयल चार्टर दे दिया, क्वीन ने बोला कि भाई आप जाओ ट्रेड करो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हो गया। कंपनी का पहला अधिकारी भारत में कैप्टन विलियम हॉकिंस बन के हेक्टर नाम के जहाज में आया, ठीक है। तो मित्रों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक प्रश्न भी पूछा गया था, 7 करोड़ का प्रश्न केबीसी में आया था एक बार, मैंने सोचा दिखाई देता हूं आपको जब पढ़ा रहा हूं। तो हु कमांडेड द हेक्टर, द फर्स्ट ब्रिटिश ट्रेडिंग शिप टू लैंड एट सूरत? तो कौन कमांड कर रहा था हेक्टर नाम के जहाज को जिसमें सूरत में लैंड किया गया था? तो वो कैप्टन विलियम हॉकिंस ही था। तो द फर्स्ट मेजर ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया केम टू इंडिया वॉज कैप्टन विलियम हॉकिंस, और जो सेकंड ऑफिशियल जो मेजर आया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से वो थॉमस रो था। आमतौर पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि विलियम हॉकिंस पहला था या थॉमस रो, तो आप याद रखो विलियम हॉकिंस पहला था और उसके बाद थॉमस रो आया था। विलियम हॉकिंस ने जहांगीर से परमिशन मांगने की फैक्ट्री की कोशिश करी थी, लेकिन इसको परमिशन मिल नहीं पाई थी। फिर भी इसने सूरत में फैक्ट्री अपनी छोटी बहुत खोल ली थी। जो परमिशन के साथ फैक्ट्री खोली थी पहली, वो थॉमस रो ने खोली थी। 1615 में आया, जहांगीर से इसने परमिशन ली और ये गुजरात में अपनी फैक्ट्री को खोल पाया है। आप दोबारा इस पर्टिकुलर मैप पे मित्रों चले जाइए, ब्रिटिश सूरत में लैंड हो रहे हैं, फिर वो जा रहे हैं मुगल बादशाह के पास में। तो यहां पे आप लोग देखो, इस पर्टिकुलर एरिया की अपन बात कर रहे हैं। यहां पे ब्रिटिश अपनी फैक्ट्री खोलेंगे, एक तो सूरत में खोलेंगे, एक बरोच में खोलेंगे, ठीक है, और एक खोलेंगे बरूच में खोलेंगे एक तो, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड, हाँ। तो सूरत में इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री खोली थी, अहमदाबाद में भी इन्होंने एक्चुअली अपनी एक फैक्ट्री खोली थी, और बरोच में अपनी फैक्ट्री खोली थी, ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ फैक्ट्री जो ब्रिटिश ने अपने पहले क्वार्टर में खोली थी, फर्स्ट क्वार्टर में खोली थी, वो गुजरात के क्षेत्र में खोली थी। और एक ही इनकी 1625 से पहले, मतलब बाय द टाइम ऑफ 1600 टू 1625, इनकी एक ही फैक्ट्री खुली थी जो दक्षिण भारत में खुली थी, जिसका नाम था मसूलीपट्टनम। बाकी इन्होंने पहले क्वार्टर में सूरत में फैक्ट्री खोली थी, अहमदाबाद में फैक्ट्री खोली थी और बरूच में फैक्ट्री खोली थी, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ फैक्ट्री ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहले क्वार्टर में खुली वो गुजरात के क्षेत्र में खुली। सूरत, अहमदाबाद और बरूचा, ये पूरा आपका गुजरात का एरिया है। और मसूलीपट्टनम जो है वो पहली फैक्ट्री इनकी साउथ में थी, मतलब उसके अलावा इन्होंने साउथ में उस समय ज्यादा फैक्ट्रीज को नहीं खोला था पहले क्वार्टर में। समझ में आ रहा है आपको?
तो जहांगीर से परमिशन ले ली, कैप्टन विलियम हॉकिंस को परमिशन नहीं मिली थी, हेक्टर नाम के जहाज में आया। सर थॉमस रो 1615 में एंट्री करेंगे, इनको एंट्री मिल जाएगी। ही वॉज द सेकेंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर हु केम टू इंडिया। समझ में आ रहा है? और इसको परमिशन भी मिल जाएगी। आप देख सकते हो कि जैसे एक पॉइंट आप लोग देखने की कोशिश करोगे, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि इन्होंने बाय द टाइम ऑफ 1623 1623 तक आते आते इन्होंने सूरत में फैक्ट्री खोल ली अपनी, बरोच में फैक्ट्री खोल ली है, अहमदाबाद में खोल ली है, आगरा में खोल ली है इन्होंने। तो एक तो इन्होंने आगरा में खोली है, मसूलीपट्टनम साउथ में एक है, बाकी तीनों ने गुजरात में खोली है। अब फॉर एग्जाम्पल मित्रों, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो जो यूपीएससी ने पूछा, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खोली थी, तो बरोच खोली थी, ये नहीं खोली थी, ये नहीं खोली थी, ये साउथ में आ रही है। जबकि साउथ में उन्होंने मसूलीपट्टनम में ही पहले क्वार्टर में फैक्ट्री खोली थी, बाकी उन्होंने बाद में खोली थी, है ना। उन्होंने गुजरात में खोली, अहमदाबाद, सूरत, बरोच, उन्होंने आगरा में खोली, और उसके अलावा मसूलीपट्टनम साउथ में खोली थी। बाकी 1625 के बाद उन्होंने मल्टीपल खोली साउथ में। ऐसा नहीं है कि उन्होंने 1625 के बाद और फैक्ट्री नहीं खोली थी। तो यह बात आप याद रखना। फिर मित्रों, अगर अपन ने 1600 से 1625 की बात कर ली, 1600 से 1625 की अपन ने बात कर ली, तो फिर अपन 1625 से आगे बढ़ेंगे तो ये मद्रास में अपनी फैक्ट्री खोलेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ना, मद्रास में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री खोली थी बाय टेकिंग द परमिशन फ्रॉम वेंकटगिरी। हु वाज वेंकटगिरी? वेंकटगिरी वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ये विजयनगर एम्पायर का रिप्रेजेंटेटिव होता था। तो इससे परमिशन लेके इन्होंने मद्रास में फैक्ट्री खोली, और मद्रास में मित्रों इन्होंने अपना पहला फोर्ट खोला था भारत का, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज इन्होंने पहला खोला था मद्रास में। अब मित्रों ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, देखो एक बार क्या हुआ था कि हमने यूपीएससी मतलब जो प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी का, वहां पे क्वेश्चन देखा था। क्वेश्चन मतलब हमने थ्रो किया था, तो इस क्वेश्चन को 66% बच्चों ने गलत कर दिया था। यहां लिखा था फोर्ट विलियम्स वाज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। फोर्ट विलियम्स कहां पे पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। और ब्रिटेन का भारत में सबसे इंपॉर्टेंट एरिया था, तो आपको पता होगा वो बंगाल था। वो बंगाल क्यों था? उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि पूरे एशिया से ब्रिटेन और यूरोप जितनी भी ट्रेड करता था, पूरे एशिया के ट्रेड में 60% ट्रेड का कंट्रीब्यूशन अकेला बंगाल का था। मतलब 60% व्यापार पूरे एशिया में से केवल बंगाल से हो रहा है, बाकी बचे भारत और बाकी बचे एशिया से केवल 40% ट्रेड हो रहा है यूरोपियन। तो बंगाल कंट्रीब्यूटेड टू द मैक्सिमम ट्रेड। बंगाल जो था वो सबसे ज्यादा ट्रेड में कंट्रीब्यूट करता था, यूरोपियन ट्रेड में 60% ट्रेड। मतलब अगर ब्रिटिश का बंगाल पर कब्जा हो गया तो उनका 60% ट्रेड पे कब्जा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने भारत की पावर से पहला युद्ध प्लासी का और बक्सर का लड़ा था बंगाल को जीतने के लिए। क्योंकि अगर आपका बंगाल पे कब्जा हो गया तो 60% ट्रेड पे आपके कब्जा हो जाएगा। तो डेफिनेटली मित्रों बंगाल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आप लोग जानते होंगे कि बंगाल उनकी 9, 10, 11 तक कैपिटल भी था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी बंगाल में की थी। समझ में आ रहा है आपको? तो काफी सारे लोग इस भावना में बह जाते कि हमें ऐसा लगता है कि फोर्ट विलियम्स बंगाल में है और ब्रिटेन के लिए बंगाल इंपॉर्टेंट था, तो ये सही होगा। अरे तुम्हारे सोचने से और लगने से यूपीएससी थोड़ी क्रैक होगा। जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है ना। फोर्ट विलियम्स की स्थापना 1698 के आसपास हुई थी, सॉरी 1700 के आसपास हुई थी, ठीक है। लेकिन उसके पहले फोर्ट सेंट जॉर्ज तो मद्रास में इन्होंने 1640 के आसपास ही बना दिया था ना सर। तो काफी सारे बच्चों को ये सही लगा होगा, लेकिन सही नहीं था। तो मैं वही पूछ रहा हूं कि मैं वही बोल रहा हूं आप लोगों को कि थोड़ा आप इस पर्टिकुलर पार्ट को ठीक से पढ़ोगे ना सर, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा सर। एंड मैन आई होप मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही होगी। अब एक बार अपन दोबारा देख लेते हैं मैंने आपको क्या क्या बताया। पोर्टुगीज की पूरी पॉलिसी तो बता दी थी, वेस्टर्न कोस्ट पे कब्जा कर रहे थे, कैसे कैसे किया। ब्रिटिश अपनी सबसे पहले फैक्ट्रीज यहां पे खोलेंगे, और ब्रिटिश अपनी फैक्ट्री जो है वो आगरा में खोलेंगे और मसूलीपट्टनम में खोलेंगे। 1607 जब से वो आए थे से लेके 1600
किस किताब में 1606 लिखा रहता है ब्रिटिश की एंट्री, किसी किताब में 1607, किसी में 8, तो मैं बॉल पार्क की तरह 7 मान रहा हूं। 1625 तक उन्होंने ये फैक्ट्री खोली, उसके बाद उन्होंने मद्रास में फैक्ट्री खोली 1639 में। ओके, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि उनके लिए बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट था सर, बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि 60% ट्रेड अकेली एशिया की बंगाल कंट्रीब्यूट करता था, और बंगाल में मित्रों प्लासी के युद्ध लड़ने से पहले से भी उनका प्रेजेंस बंगाल में था। उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बंगाल में 1651 में खोली थी, हुगली में। फिर जॉब चार्नोक करके एक व्यक्ति आया, उसने सुतांती, कैलिकट और गोविंदपुर के राइट्स खरीदे और कलकत्ता की सिटी को फाउंड किया। तो कलकत्ता की सिटी को फाउंड जॉब चार्नोक ने सुतांती, कैलिकट और गोविंदपुर को मिला के किया था 1696 में। तो इसने परमिशन ले ली थी जमींदारी राइट की सुतांती, कैलिकट और गोविंदपुर की। याद रखना ये वाला कैलिकट अलग है, CALICUTA, ये कैलिकट बंगाल का है। एक कैलिकट आप लोगों का केरला के रीजन में पड़ता है, वो CALI है। तो KALI वाला अलग है जो कि बंगाल में पड़ता है। तो सुतांती, कैलिकट, गोविंदपुर के, तो ब्रिटिश का प्रेजेंस देखो आप बंगाल में कैसे बढ़ रहा है। 1632 में उड़ीसा में उन्होंने अपनी धाक जमाई, 1651 में उन्होंने बंगाल में पहली फैक्ट्री खोली हुगली में, 1690 में सुतांती, कैलिकट, गोविंदपुर के राइट्स ले लिए थे किसने? जॉब चार्नोक ने। और फिर इसने क्या करा? कलकत्ता की सिटी को फाउंड करा। फिर 1700 में उन्होंने बंगाल में अपना पहला किला बनाया जो कि फोर्ट विलियम्स था। फिर औरंगजेब की डेथ के बाद इनका प्रेजेंस बढ़ता चला गया। तो बंगाल में इनका इस तरह से प्रेजेंस था। और मित्रों इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हो, जैसे कि CDS में एक प्रश्न आया था कि ब्रिटिश के समय में नई सिटी बनी थी, कलकत्ता करके एक सिटी बनी थी, वो कौन कौन से विलेजेस को लेके बनी थी? मीदानपुर, चिटगांव, बर्डवान, 24 परगाना, कैलिकट, तुर्कोगान, सुतांती, कैलिकट, गोविंदपुर। तो दिस इज द राइट आंसर। 1690 में इसके राइट लिए थे और फिर कलकत्ता की सिटी फाउंड हुई थी 1696 के आसपास, और 1700 में फोर्ट विलियम बना था। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है वो पहले पूछे जा चुके हैं। ओके, तो अगर अपन इस पर्टिकुलर टाइमलाइन को मित्रों निकालने की कोशिश करें तो ये चीजें तो अपन ने देखी, थॉमस रोड, कैप्टन विलियम्स हॉकिंस और हेक्टर नाम का जहाज, और केबीसी का 7 करोड़ का क्वेश्चन। फोर्ट सेंट जॉर्ज पहला फोर्ट था जो ब्रिटिश ने स्थापना किया, ठीक है। मद्रास में इन्होंने विजयनगर एम्पायर से परमिशन ली, वो अपन ने देखा। अब हमने ये देखा कि इन्होंने अर्ली 17th सेंचुरी में, जैसा UPSC 2021 में पूछा गया था, कहाँ कहाँ खोली। फिर मद्रास के बारे में 1639 फोर्ट सेंट जॉर्ज अपन पढ़ी चुके हैं। आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल में 1690 में कैलिकट, गोविंदपुर, सुतांती के राइट लिए कलकत्ता को फॉर्म किया। CDS में 2013-14 में पूछा जा चुका प्रश्न है। और मैंने अभी आपको बताया था बॉम्बे इनको दहेज में मिला था पोर्टुगीज से, तो वो भी आप याद रखना। चार्ल्स II की पुर्तगाली रानी से शादी हुई थी और फिर इनको दहेज में मिला था, वो मैंने आपको बताया। और बाकी भी इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, सेटलमेंट्स आप पढ़ लेना। थोड़ा सा मित्रों फास्ट स्पीड में मैं इसलिए चल रहा हूं क्योंकि इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव अलग तरीका है। मैं जब इसको प्लस क्लासेस में अपने अनअकैडमी पे पढ़ाता हूं तो ये आप लोगों को डिटेल्ड हैंडआउट्स भी मिलते हैं इस तरह के, और इसी टॉपिक को अपन और डेप्थ में पढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा है कि जो वीडियो होते हैं वो 2-2 घंटे के वॉच नहीं करते हैं कभी कभी लोग, तो इस टॉपिक को मैंने जल्दी से कवरेज देने की कोशिश करी ताकि आप प्रीलिम्स के पहले एक अप्रोच बिल्ड कर पाए। इस क्वेश्चन को मित्रों देखो, अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। बीजापुर के सुल्तान से गोवा जीता था, ये वाला स्टेटमेंट सही है। विजयनगर एम्पायर के रिप्रेजेंटेटिव से परमिशन ली थी, ये दोनों सही है। पहला वाला स्टेटमेंट अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, कभी सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब एक सवाल आज के लेक्चर को एंड करने से पहले, ब्रिटिश दूसरी यूरोपियन पावर से सुपीरियर क्यों थे? देखो भारत में कौन आए सबसे पहले? पोर्टुगीज, फिर कौन आए? डच आए, फिर कौन आए? ब्रिटिश आए, फिर कौन आए? डेन्स आए, फिर कौन आए? फ्रेंच आए। हालांकि ब्रिटिश का कंपटीशन अगर किसी से था तो वो तो केवल किससे कंपटीशन था? फ्रांस से, ठीक है। पुर्तगाली से भी नहीं था, डच से भी नहीं था, डेन्स से भी नहीं था। सबसे मेजर इनका किसी से कॉन्फ्लिक्ट था तो वो फ्रांस से था, और फ्रांस भी ताकत रखता था। डुप्ले इनका गवर्नर था, काफी ताकतवर गवर्नर था। तो फिर क्यों फ्रांस अगर ताकत रखता था उसके बावजूद भी ब्रिटिश क्यों जीते? दूसरे यूरोपियन से सुपीरियर क्यों थे? हम लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी को लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी क्यों बोलते हैं? हम लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी क्यों नहीं बोलते फ्रांस भाषा की तरह? क्योंकि फ्रांस का कब्जा हुआ नहीं।
फ्रांस का कब्जा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एलिमिनेट कर दिया था ब्रिटिश ने। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ब्रिटिश का मित्रों फोकस था ट्रेड पे, व्यापार पे। अब ये फ्रांस क्या सपना देखने लगा, मैं एक अपना साम्राज्य बनाऊंगा। अब आप एम्पायर बनाना चाहते हो तो आपको आर्मी की जरूरत है, आर्मी के लिए आपको इकोनॉमी की जरूरत है, इकोनॉमी के लिए आपका फोकस होना चाहिए ट्रेड पे। अगर आपका ट्रेड पे फोकस होगा, आपकी इकोनॉमी अच्छी मजबूत होगी। अगर आपकी इकोनॉमी मजबूत होगी तो आप आर्मी बना पाओगे और आप भारत में साम्राज्य बना पाओगे। तो भारत में साम्राज्य बनाने का रास्ता क्या था? ट्रेड था। इसी ट्रेड को नेग्लेक्ट करने लगे थे फ्रांस, जबकि इनका फोकस जो था ब्रिटिश का, वो व्यापार पे रहा हमेशा। इन्होंने जान करके किसी मुद्दे पे तब तक टांग नहीं अड़ाई जब तक इनके व्यापारिक हित का नुकसान नहीं होता था। एटलीस्ट 1757 तक इनकी पॉलिसी रही थी, उसके बाद बदल गई थी। जिस तरह से फ्रांस का फोकस एम्पायर बिल्डिंग पे था, ट्रेड पे नहीं था, पुर्तगालियों का था धर्म को कन्वर्ट, धर्म में क्रिश्चियनिटी में लोगों को कन्वर्ट करो। आपको मैंने बताया अकबर को ही कन्वर्ट करने उन्होंने भेज दिया था। चॉइस ऑफ सेटलमेंट इन इंडिया, तो बंगाल इनके पास था, 60% ट्रेड पे इनका कंट्रोल था। फ्रांस का फोकस मद्रास पे था। अब आप मुझे बताओ, फ्रांस भारत की सफलता की चाबी मद्रास में ढूंढ रहा है, लेकिन वो सफलता की चाबी मद्रास में है भी क्या? नहीं है ना। वो सफलता की चाबी तो बंगाल में है, जो एशिया की 60% यूरोपियन ट्रेड को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ढूंढने से क्या होगा? मिलेगी नहीं। वो चाबी तो बंगाल में है, जो पहले ब्रिटिश ने ढूंढ ली थी। तो सीट ऑफ पावर ब्रिटिश की ज्यादा मजबूत थी फ्रांस के कंपेरिजन में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ज्यादा इंडिपेंडेंस थी। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी को हर छोटे बड़े निर्णय के लिए अपने राजा की ओर देखना होता था। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में आई, इससे आर्थिक महाशक्ति बन पाया, यह भी एक एडवांटेज था। और नेवल पावर इसकी सुपीरियर थी। तो ये कारण थे मित्रों, जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरे यूरोपियन से जीत पाई। इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोग अगर देखेंगे तो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके, तो आप लोग इसको तैयार कर लेना। और यहाँ पे हमने बात की रॉबर्ट क्लाइव को जीता और फ्रांस क्यों हारा, क्योंकि फ्रांस को हर छोटे बड़े निर्णय के लिए पेरिस की ओर देखना होता था, ट्रेड पर ध्यान नहीं दिया और फोकस कर रहे हैं कि भाई साहब एम्पायर बना ले, एम्पायर का रास्ता होके तो ट्रेड से निकलेगा। एक गलती ये कर रहे हैं, भारत की सफलता की चाबी को मद्रास में ढूंढ रहे हैं, मिलेगी नहीं। भारत की सफलता की चाबी तो मद्रास में है ही नहीं, बंगाल में है। तो इस तरह की गलती इनके द्वारा करी गई थी। ओके, तो एक बार अगर मैं मित्रों क्विक रिवीजन आप लोगों को कराऊं इस पर्टिकुलर टॉपिक का, सबसे पहले हमने पोर्टुगीज की बात करी, उसके बाद हमने अल्बुकर्क अल्मेडा की बात करी, ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टाट सिस्टम। उसके बाद अल्बुकर्क ने गोवा को छीना। उसके बाद पुर्तगाली पूरा वेस्टर्न कोस्ट की ओर बढ़ रहे। 1632 में दीव को छुड़ा लिया बहादुर शाह से, 37 में हत्या कर दी। फिर 72 के आसपास गुजरात में अकबर से मुलाकात हुई और अकबर के इबादत खाने में उन्होंने क्रिश्चियन और जूस प्रीस्ट को भेजा। और कोचिन, कनौर, ट्रिपल सी फॉर्मूला, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, कार्टाज सिस्टम बता चुका हूँ। ठीक है, गोवा इनकी कैपिटल बन गई, दहेज में दे दिया था बॉम्बे, वो बता चुका हूँ। ब्रिटिश की बात कर ली, सबसे पहले विलियम हॉकिंस, उसके बाद ये आया थॉमस रो, जहांगीर से परमिशन लेके फैक्ट्री खोली गुजरात में, आगरा में और मसूलीपट्टनम में। ठीक है, और उसके बाद ब्रिटिश फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाएंगे मद्रास में, विजयनगर एम्पायर से परमिशन लेंगे। फिर कलकत्ता को फाउंड होगा 1696 में, सुल्तान कैलीकट गोविंदपुर के राइट्स लिए गए उससे 6 साल पहले। फिर ओडिशा में 1651 में फैक्ट्री खोली गई। तो ये पूरी चीजें अपन ने पढ़ी और ब्रिटिश क्यों दूसरी पावर से जीते। मित्रों ये बस ट्रेलर है, अगर आप इसी तरह के कॉम्प्रिहेंसिव सेशन चाहते हो, उससे 10x क्वालिटी के कॉम्प्रिहेंसिव सेशन चाहते हो, और अगर आपको ऐसे और भी लेक्चर यूट्यूब पे चाहिए प्रीलिम्स से पहले, अतरंगी प्रश्न जहां से यूपीएससी पूछ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में इस लेक्चर का फीडबैक देना, मैं कोशिश करूंगा और भी टॉपिक लाने की। फिलहाल के लिए मित्रों 2025, 26 और 24 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी के बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहां पे बाइलिंगुअल भाषा में आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं, और बहुत जल्द मेरे प्योर हिंदी भाषा में विथ हिंदी के हैंडआउट्स भी मेरा जनवरी फरवरी के आसपास कोर्स आने वाला है। अनुज यूपीएससी कोड को लेके आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि अभी डिस्काउंट ऑफर भी आप लोगों का चल रहा है 50% का, तो आप जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लेट मी नो योर फीडबैक। थैंक यू। जय हिंद।